आयोग के अध्यक्ष मार्तोलिया जी जुड़े हुए हमारे इस प्रोग्राम में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद आपका। सर, बेरोजगार संघ सवाल उठाता है कि जो आप रिजल्ट जारी करते हैं, रिजल्ट में जो है कहीं ना कहीं सिर्फ रोल नंबर रहता है, उनका पूरा जो है डिटेल्स नहीं रहती है, तो ये क्या गठजोड़ है सर? नहीं, कोई इसको गठजोड़ तो आप नहीं कह सकते। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से हम लोगों ने निकाला है और 26 को इनकी डीवी होगी। डीवी होने के बाद हम पूरे एड्रेस के साथ, पूरे नाम पते के साथ पब्लिश करेंगे। कोई चीज़ छुपी नहीं है, न कोई चीज़ छिपाने की ज़रूरत है। जब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएंगे, जब हम फाइनल इनका रिकमेंडेशन करेंगे, उससे पहले हम इनके पूरे नाम पते, इनके एड्रेस सब कुछ हम अपने संवाद में डालेंगे कि ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ छुपा रहे हैं। हम अपने हिसाब से, मेरिट के हिसाब से हम काम कर रहे हैं और मेरे ख्याल से इतना विश्वास करना चाहिए लोगों को कि हम कोई गलत काम कमीशन अब नहीं करेगा। सर, संघ आरोप ये भी लगा रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ सफेद पोषों को भी इसमें बचाने की जो है तरकीब इस प्रकार से की जा रही है कि जिस प्रकार से उनका पूरा पता नहीं डाला जा रहा है, केवल रोल नंबर के हिसाब से डाला जा रहा है। ना, सफ़ेद पोष हैं क्या पोष हैं वो सब्जेक्ट मेरा नहीं है और मुझे क्या पता कि कौन लड़का किसका साथ, मुझे नहीं पता। ये तो आप जो तफ्तीश एसटीएफ कर रही है वो शायद बेटर बता पाएँ जो तफ्तीश कर रहे हैं मुकदमों में। और ये कहना तो मेरे ख्याल से बहुत नहीं समझ में आया कि सफ़ेद पोषों को बचाने का क्या कारण हो सकता है। हमारी कोशिश होगी, जिन बच्चों ने मेहनत किया है उन बच्चों का सिलेक्शन हो, वो निकलें, और जो शॉर्टकट कर रहे हैं, जो बदमाशी कर रहे हैं, वो जेल जाएं। ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। और सफ़ेद पोष हैं क्या है वो सब्जेक्ट मेरे ख्याल से एक विवेचना का हो सकता है। जो मुकदमे एसटीएफ या हरिद्वार की एसटीएफ तफ्तीश कर रही है वो लोग उसको उजागर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आती है तो तफ्तीश का विषय हो सकता है वो। सर, आप नकलचियों की एक लिस्ट जारी करते हैं, उसमें भी भारी जो है कहीं ना कहीं गड़बड़ियां दिखाई देती हैं, फादर नेम, मदर नेम, सर नेम, तो क्या कहेंगे आप? ये इसमें भी थोड़ा गलतियां रह गई, नकलचियों के नाम में भी गलतियां रह गई। नहीं, ठीक है, आपने कल इस चीज़ को उजागर किया। मैं मानता हूँ कि एक टाइपिंग एरर हो गई, वो कट एंड पेस्ट का समय है, आजकल ज़माना है, तो एक लाइन ऊपर नीचे हो गई और आपने संज्ञान में लाया, उसको हम लोगों ने रात में ही करेक्ट कर लिया था। हाँ, होना नहीं चाहिए, लेकिन गलती हुई, उसके लिए बिल्कुल हम लोग उसके लिए खेद प्रकट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लोग जो लिस्ट पब्लिश हो तो पूरी सही एड्रेस के साथ पब्लिश हो, तभी उसका फ़ायदा भी है। ये भविष्य में नहीं होगा, ये हम इसको इंश्योर करेंगे। सर, इसमें भी गठजोड़ जोड़ा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नकलचियों के जो नाम है, सरनेम है, उनको परिवर्तन करने में कहीं ना कहीं फिर वही गठजोड़ की किसको बचाने की कोशिश है। नहीं, मुझे कभी कभी कष्ट भी होता है, दुख भी होता है। और अगर आप ये कहें कि साहब उनके नाम ऊपर नीचे लिखने से उनके साथ गठजोड़, मतलब ये बात समझ में मेरी नहीं आई। अब उस लड़के का नाम लिखा, उसके फादर का नाम लिखा, गलती हो सकती, गलती हुई, हम उसको एडमिट करते हैं, लेकिन इसमें इतना बड़ा आरोप कि साहब इसमें भी गठजोड़ करें हम नकलचियों के साथ, नहीं संभव है। नकलचियों के साथ हम कठोरतम तरीके से उनके साथ हमारा व्यवहार रहेगा और कठोरतम कार्य उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। सर, नकल विरोधी जो कानून है उसको आप कितना सही मानते हैं? क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि इससे जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में डर बैठेगा और वो कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो वो उसको उजागर नहीं कर पाएंगे। कितना सही मानते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं है कि इसमें बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आदमी नकल नहीं कर रहा है, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत से काम कर रहा है, तो क्यों डर रहा है? डरने की जरूरत ही नहीं है। डरेगा वो जो शुरू से कोशिश कर रहा है कि मैं पेपर ले लूँ, नकल करा लूँ, पेपर कहीं से चोरी कर लूँ या किसी से पैसा देके खरीद लूँ, उसके मन में डर हो सकता है। लेकिन जो अपनी ईमानदारी, अपने मेहनत से एग्जाम दे, उसको किस बात का डर नहीं होना चाहिए। और कानून जो बना है वो एक अच्छा कठोर कानून बना है और नकल रोकने में भी ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा, ऐसा मेरा मानना है। सर, वन आरक्षी जो भर्ती है उसकी भी बात करते हैं, उसकी जो जांच है वो कहाँ तक पहुंची है? और इसमें भी बड़ा संशय तब पैदा होता है जब आपका आयोग जो उसमें पार्टी नहीं बनता है। अब देखिए, तो बहुत पुरानी बात होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कहने को कुछ भी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया था और उसमें बहुत रिलीफ आयोग को नहीं मिला। मतलब आयोग उसमें पार्टी नहीं थी, सही कहते पार्टी नहीं थी, लेकिन मैंने कोशिश की अभी और हमने रिव्यू भी पिटीशन एक फाइल किया था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में भी शायद हम लोगों को कहा गया भी आपने पहले जब डेट थी उसमें क्यों नहीं बोला, हमारे कुछ काउंसिलों के नाम भी लिखे थे उसमें। हम लोगों ने नए सिरे से रिव्यू फाइल किया था, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट कर दी। अब उसमें हम सुप्रीम कोर्ट में हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वहाँ हमारे एडवोकेट काम कर रहे हैं। उम्मीद है बहुत जल्दी हमारी रिट दाखिल होगी वहाँ। सर, एलटी भर्ती परीक्षा 2018 में होती है। 12 लोग जो है अपना रोल नंबर जो अदला बदली करके मुन्ना भाई उसमें सक्रिय होते हैं। उन लोगों की जो जांच है वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है सर?
नहीं, वो तफ्तीश उधम सिंह नगर में हो रही है और उसमें मैंने अभी बीच में एक रिमाइंडर भेजा था, तो उनका कोई अभी जवाब नहीं आया। मैं उस पर रिमाइंडर जारी करूंगा कि जल्दी उसका जो भी चार्जशीट होगी तो बता दें, फाइनल रिपोर्ट लगी तो बता दें, और विवेचना में क्या कर रहे हैं तभी उसका पता लगेगा। मैं उधम सिंह नगर से उसकी प्रगति आनी शेष है। सर 2017-18 में एक और भर्ती होती है TG2 भर्ती। इस भर्ती में जो है कहीं ना कहीं घोटाले की बात कही जाती है, ये जांच भी कहां तक पहुंचे सर? ये देहरादून जनपद में पेंडिंग है और इसमें भी हम लोगों ने एक रिमाइंडर भेजा था कि इसकी आध्यात्मिक स्थिति हमको बता दें, शायद वो भी अभी पहुंची नहीं है। ये दोनों आपने अच्छा याद दिलाया, कल इस पर हम काम करेंगे, कोशिश करेंगे कि दोनों SSP से हमारी बात हम लोग करने की कोशिश करेंगे ताकि इसके प्रगति पता लगे और ये जो बदमाशी करें इनके खिलाफ चार्जशीट हो, ये भी डिबार हो। बस इनकी लिस्ट हम निकलवा दी हम लोगों ने, इनको भी हम डिबार करने की कार्रवाई तो करेंगे ही, लेकिन इनकी प्रगति क्या हुई, किस स्टेज पर है, वो हम कल पता करेंगे। सर नकलचियों पर जो नकलची जो पकड़े गए हैं, आपने उनके जो है लिस्ट सार्वजनिक की है, इन पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी, थोड़ा विस्तृत से हम जानना चाहते हैं सर। इसमें हम सभी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करेंगे और उनके बाद उसको जरूर सुनेंगे, वो जो भी जवाब देगा उसको सुनने के बाद उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर जो नवयुवक है, प्रदेश का युवा है, वो किस प्रकार से जो है आयोग पर भरोसा करे, क्योंकि इससे पहले जो परीक्षाएं हुई है, हालांकि आयोग ने जो है कहीं ना कहीं उस पर जांच बैठाई है, जो मुन्ना भाई है उनको जेलों के अंदर डाला, पर फिर भी आयोग वो विश्वसनीयता कायम नहीं कर पाया। एक नवयुवक किस प्रकार से आयोग पर भरोसा करे और क्यों करे, ये स्पष्ट शब्दों में जानना चाहेंगे। ना सही बात है, बीच में कुछ घटनाएं हुई जो युवाओं के लिए वाकई बहुत पीड़ादायक था, उनके साथ दिक्कत हुई, मैं मानता हूँ। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि विश्वास तो आयोग पर करना ही होगा। धीरे धीरे एकदम विश्वास कायम नहीं कर पाएंगे आपकी, आज ही विश्वास में कोई ऐसी मशीन तो है नहीं कि साहब हो। और अगर आप पुराना इतिहास देखें कि इसमें जितने भी नकलची पकड़े गए या जो भी घटनाएं FIR हुई, इसमें कमीशन ने बहुत लीड रोल लिया था। इन्होंने अपनी घरेलू जांच करके कंसर्निंग डिपार्टमेंट को दिया कि इसमें ये बदमाशी लग रही है, इसको आप तफ्तीश करो। इतना प्रोएक्टिव होकर के काम किया गया था जिसमें कमीशन के लोगों ने इसमें बहुत मेहनत की। ठीक बात है, ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमीशन की है, कमीशन को दिक्कत हुई, कमीशन की इमेज खराब हुई, लोगों का विश्वास डगमगाया, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि इसको दोबारा हम रिस्टोर करें, कमीशन पर दोबारा लोग विश्वास करें। और एक ये है कि जब पैसा लेने वाला पैसा देने वाला, उस प्रवृत्ति को पहले छोड़नी पड़ेगी। अगर मैं पैसा नहीं दूंगा और मैं तय करूंगा कि अपनी मेहनत के हिसाब से मैं काम करूंगा, तो कौन ले लेगा मुझसे पैसा? तो उससे भी लोगों को, लड़कों को, नए लड़कों को अपने आप में विश्वास होना चाहिए। दूसरे के भरोसे शॉर्टकट गलत मीन से काम करें, उसको छोड़ो, अपने मेहनत को विश्वास से उस काम को करो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। और ये सब शॉर्टकट जो भी गया आज तक, उसको कभी फायदा नहीं हुआ। तो शॉर्टकट हमेशा नुकसानदायक है। देखिए, पैसा भी गया आपका, आप 5 साल के डिबार भी हो गए, कल आपका सजा भी हो सकती है। तो सोशली कितना बड़ा नुकसान है कैंडिडेट के लिए। तो उस चीज़ से बाहर निकलो और अपनी मेहनत करो और अपने मेहनत पर विश्वास करो। सर कोचिंग इंस्टीट्यूट के नाम भी उजागर हो रहे हैं, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या में एक लंबे समय से ऐसा होता आ रहा था, परंतु आपके कार्यकाल में ही जो है सब पकड़े जा रहे हैं। इन पर किस प्रकार से लगाम लगाएंगे, माफियाओं पर किस प्रकार से लगाम लगेगी? कोचिंग सेंटरों के लिए भी कोई ना कोई रेगुलेशन होना चाहिए, कोई ना कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए। और इसमें मेरे ख्याल से कल कहीं पेपर में पढ़ रहा था, मेरे बाल अधिकार आयोग ने कोई इनके ऊपर भी कुछ रूल रेगुलेशन बनाने की बात कही थी। उसमें कोई मीटिंग भी हुई थी। मेरे ख्याल से बेहतर यही है कि उनके लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन हो जिससे वो चले, और जो अनऑथराइज है, जो उस रूल्स को फॉलो नहीं करें, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उनको चलाने के लिए एक रूल तो बनाने ही पड़ेंगे और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिल्कुल सर। आगामी जो भर्ती होंगी वो क्या वो शिफ्टों में होंगी या फिर वन टाइम पेपर होगा, मतलब एक ही बार जो है, जैसे जो यूपी के जो है वन टाइम पेपर करवाता है? क्योंकि आपने वीडियो जो बीपीडीओ जो भर्ती थी वो 3 शिफ्टों में लगभग हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो विवाद भी जो है दोबारा आ सकते हैं। तो क्या आने वाले जो एग्जाम है वो भी इसी प्रकार आप शिफ्टिंग में कराएंगे या फिर वन टाइम इनको जो एक डेट में करवाएंगे? हम सारे एग्जाम एक ही दिन करेंगे, शिफ्ट में नहीं होगा। सारे एग्जाम, चाहे उसमें 2 लाख बच्चे बैठे, 1.5 लाख बच्चे बैठे, कोशिश हमारी है कि हम एक ही एग्जाम कराएंगे। तय हो गया, ये जो एग्जाम हमारे 3 होने हैं एक ही डेट में होंगे।
सर बुकों पर भी बात करते हैं, ऑथेंटिक बुक्स की हम बात करते हैं। उत्तराखंड का जो सिलेबस है उस सिलेबस में जो है तमाम किताबें हैं, और ऑथेंटिक हम बुकों की बात करें तो कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिनके खिलाफ लोग जो है कोर्ट में जा चुके हैं। तो आप क्या मानेंगे, किन बुकों को किस प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा तैयार है, जो प्रतियोगी जो परीक्षा की तो तैयारी करा अभ्यर्थी, किस प्रकार से एक चयनित बुकों का जो है मापदंड अपने आपको माने, भाई कौन सी बुकें पढ़ें? इस चीज में सर कुछ कंफ्यूज है, और आयोग किस प्रकार से जो है आंसर का सिलेक्शन करे? नहीं, देखिए उसमें बुक कौन सा पढ़े ये तो कहना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। और आजकल तो देखा होगा आपने, हर आदमी किताब लिख रहा है। बिल्कुल सर। हिस्ट्री की कोई लिख रहा है, कोई किसी की लिख रहा है। हाँ। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि हम क्वेश्चन कहाँ से ले रहे हैं, किस बुक से ले रहे हैं। देखिए, एक तो होता है कि हम लोकल ऑथर ने 4 किताब लिख दी उस पर ले लें। एक होता है कि साहब जो हिस्टोरियन उससे ले लें, जो एक रिकॉग्नाइज राइटर उनकी किताब ले लें। तो हमें हमेशा हायर साइड में जाना चाहिए। हमें लोकल रेफरेंस की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका आंसर रेफरेंस बुक भी मांगते हैं। तो रेफरेंस बुक हमारा ऐसा होना चाहिए जिसका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा हो, जिसके ऑथर बहुत अच्छे हों, जो इंटरनेशनली नेशनली रिकॉग्नाइज हो, उनकी किताबों के बुक को लें तो हमेशा फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने छोटे मोटे किताबों को रेफरेंस ले लिया तो हमेशा विवाद में रहेगा और क्वेश्चन चैलेंज भी होंगे। तो हमारी कोशिश होगी, जो हमारे पेपर सेटर हैं, जो हमारे पेपर बनाते हैं, उनसे भी हम लोग यही कह रहे हैं कि आप रेफरेंस बुक जो होगी वो बिल्कुल ऑथेंटिक होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साहब मैं 4 गैस पेपर छाप दूँ, एक ज़माने में जैसे पहले हुआ करता था, उससे रेफरेंस हो तो नहीं हो पाएगा। तो तभी उसका स्टैंडर्ड बढ़ेगा भी, कोशिश वही रहेगी हमारी। सर एक और क्वेश्चन है कि एक चीज जो अमूमन देखने को मिलती है, लोक सेवा आयोग और यूके ट्रिपल एससी, जब एक सवाल पूछा जाता है तो इसका जवाब यूके ट्रिपल एससी कुछ और देता है, लोक सेवा आयोग जो है इसका जवाब कुछ और देता है। यहां पर भी अभ्यर्थी पिस जाता है, वो किस उत्तर को जो है किस प्रकार से जो है यूके ट्रिपल एससी, इस चीज को भी आप समझा दीजिए सर। नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। सर मेरा सीधा सवाल यह है कि एक सवाल आता है, इस सवाल में जो है अगर आप देखेंगे तो यूके ट्रिपल एससी जो है उसका उत्तर कुछ और बताता है, लोक सेवा आयोग जो है उसका उत्तर कुछ और बताता है। तो यहां पर भी एक जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है असमंजस में पड़ जाता है। इस प्रकार से जो है आप इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो इसका उत्तर तभी दिया जा सकता है जब पर्टिकुलर क्वेश्चन के ऊपर आपकी बात हो। एक जनरल देना बड़ा मुश्किल है कि एक ही सवाल हमने भी पूछा, उनने पूछा, 2 अलग अलग आंसर हैं। हाँ। अगर ऐसा है जी। तो हमें अपना जो रेफरेंस बुक को देखें, किस रेफरेंस से आपने क्वेश्चन पूछा। अगर उसमें फिर कोई डिस्प्यूट है तो हमारे एक्सपर्ट फिर आते हैं उसमें, वो फिर डिसाइड करेंगे कि उसका आंसर क्या होना चाहिए। लेकिन अब पर्टिकुलर क्वेश्चन कोई हो तो उस पर चर्चा हो, लेकिन एक जनरल से क्वेश्चन पर बड़ा कहना मुश्किल है। लेकिन जनरली ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक क्वेश्चन का आंसर वही हो, एक ही होना चाहिए। मेरे हिसाब से 2 नहीं हो सकते, चाहे किसी कमीशन में वो पूछे, आंसर तो एक ही होना चाहिए। और जहाँ पे इस तरह की डिस्प्यूट है फिर वो विशेषज्ञ उसके लिए फिर एक रास्ता है। सर जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में एक सवाल रहता है कि वो आयोग को अपनी बात समझाएं, क्योंकि जो डिस्प्यूट्स होता है, क्योंकि आयोग को वो जब अपनी बात समझाएंगे तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट्स है उसका सॉल्यूशन हो जाए। क्या आयोग के द्वारा जो है कभी हफ्ते में या महीने में किस प्रकार का कोई आपके आयोग में किस प्रकार का कैंप लगाया जाए जिसमें अभ्यर्थी आए और अपनी समस्याओं का समाधान लेकर आपसे मुलाकात करें? ये काम थोड़ा मुश्किल है। देखिए, हम संवाद के जरिए सब बात करते हैं, संवाद हम डालते रहते हैं, संवाद के जरिए लड़के अपडेट होते हैं, और अगर कोई कन्फ्यूजन होता है तो कमीशन में आके बात कर लेते हैं, हम उनकी बात सुनते भी हैं। हमने तय कर रखा है कि अगर कोई लड़का अपनी परेशानी से उसकी बात सुनो, वो क्या कह रहा है सुनो। हो सकता है उसे हमारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाए, हमारे लिए सुझाव भी हो सकता है वो। तो संवाद के जरिए करके हम अपनी पूरी बात समय समय पर अभ्यर्थियों से करते रहते हैं, और संवाद के जरिए लड़के जुड़े भी रहते हैं। जैसे कल हमने संवाद जारी किया, आधे घंटे में हर बच्चे को पता लग गया क्या हो रहा है। तो एक कम्युनिकेशन का माध्यम हमने बना रखा है, और भविष्य में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि एक बार सब सेटल हो जाए तो एक डेली एक डे ऑफिसर टाइप का अपॉइंट हो, जो लोगों की समस्याओं को सुने, टेलीफोन से बताएं, उनको अपडेट कर दें, उनकी परेशानियों को ख़त्म करें, उनके जो कन्फ्यूजन उसको दूर करने की कोशिश करनी चाहिए हमें, और होना भी चाहिए। बिल्कुल सर, एक अभ्यर्थी जो आप पर उम्मीद लगाए बैठा है इस समय पे, जो है युवा है और जो है अपने स्वर्णिम भविष्य की तरफ के लिए जो है यूके ट्रिपल एससी की ओर देखता है, उनको आप क्या आश्वासन देंगे अपनी ओर से कि किस प्रकार से वो मेहनत करें, और ट्रांसपेरेंसी की किस प्रकार से आप बात करें? देखिए, एक तो पारदर्शिता होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, और दिखना भी चाहिए। देखिए, मैं कहता रहूँ मैं ईमानदार हूँ, लेकिन वो दिखना भी चाहिए आपको। हम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुद्धता के साथ अपना काम करेंगे। हम कोशिश ये भी करेंगे कि पेपर का पता परीक्षा नियंत्रक को भी ना हो,
कोशिश करेंगे हम लोग और हो भी जाएगा। बच्चों से मेरा एक ही अनुरोध है कि कभी शॉर्टकट मत चलिए, अपने आप पर विश्वास करिए, अपनी मेहनत पर विश्वास करिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। सर, जो परीक्षा जो कंपनियां हैं कहीं ना कहीं इन पे भी जो है बड़े आरोप, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां भी सामने आई हैं जो ब्लैक लिस्टेड थी और उनको जो है आप लोगों ने टेंडर दे दिया। इस प्रकार से क्या एक होमवर्क नहीं हो सकता कि भाई इन कंपनियों को जो है सेलेक्ट कर दिया जाए, इन पे होमवर्क किया जाए, जो अच्छी कंपनियां जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो उनको ही आगे एग्जाम के लिए प्रमोट किया जाए? नहीं, हम लोग एक काम और करेंगे, जिस फाइनली जो हमारा अप्रूव होता है, जो चीज़ हमारी अप्रूव होगी किससे हमको क्या कराना है, तो उसका भी हम लोग को हमने तय कर रखा अपनी मीटिंग में कि हम जहाँ जहाँ पर वो हैं उनके बारे में उनका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम पता जरूर करेंगे। सर, एक सवाल और मैं जानना चाहता हूँ। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री धामी जी ने जो है निःशुल्क परीक्षाओं की बात कही थी, प्रवेश शुल्क माफ करने की बात कही थी पिछले कार्यकाल में। क्या इस साल भी उस प्रकार कुछ रियायत मिलने वाली छात्रों को, क्योंकि पहले भी ऐसा होता आया है? मैं अभी फ्रेश एग्जाम तो हम लोग नहीं करा रहे हैं, जो पुराने एग्जाम थे उसी को दोबारा करा रहे हैं। उसमें जो बच्चे रोडवेज के बस में बैठ करके सेंटरों में आएंगे उनको टिकट नहीं देना है, वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएं और फ्री उसमें ट्रैवल करेंगे। ये रियायत इस एग्ज़ाम में है, तो बच्चे फ्री चलेंगे इसमें। और आगे जो नए एग्ज़ाम होंगे उसमें रजिस्ट्रेशन फीस कितना लेंगे वो तो अभी पहले से पॉलिसी तय है, उसमें अभी तक क्योंकि कोई एग्ज़ाम हो नहीं रहा तो उस पर कोई चर्चा हम लोगों ने की नहीं। लेकिन जो री एग्ज़ाम है उसमें लोग फ्री ट्रैवल करेंगे, तय हो गया। तो समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।